बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। अच्छा तो बच्चों, हमने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, स्टोइकियोमेट्री। अच्छा, अब ये जो वर्ड है ना स्टोइकियोमेट्री, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। सही है, एक वर्ड है स्टिक्यो और एक वर्ड है मेट्री। अब ये जो वर्ड है ना सिक्यो, ये बेसिकली कंप्लीट वर्ड होता है सिक्योन। इसका मतलब होता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स वगैरह जो भी किसी रिएक्शन के अंदर यूज हो रहे होते हैं। और मीट्री तो निकला ही मेजरमेंट से है ना, यानी नापना, मेजर करना किसी चीज को। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं ना, उनकी क्वांटिटीज को मेजर करना, यानी उनकी तादाद को मेजर करना कि कितने एलिमेंट्स यूज हुए, कितने कंपाउंड्स यूज हुए। या फिर जैसे रिएक्टेंट्स होते हैं ना, जो रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो कितने रिएक्टेंट्स यूज हुए और कितने प्रोडक्ट्स बने, रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी को, उनकी तादाद को मेजर करना और प्रोडक्ट्स की तादाद को मेजर करना। तो इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टिक्योमेट्री। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब स्टार्ट में वो कह रहे हैं कि स्टिक्योमेट्री जो है ना, वो केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू हम रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। यानी कितनी तादाद में जो है वो रिएक्टेंट यूज हुए हैं किसी भी रिएक्शन के बीच में, और कितनी तादाद में प्रोडक्ट्स बने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर बन रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और वाटर जो बन रहा है ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो स्टिक्योमेट्री में हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन की भी अमाउंट को मेजर करेंगे, ऑक्सीजन की भी अमाउंट को मेजर करेंगे और देखेंगे कि कितने रिएक्टेंट्स यूज हुए हैं। फिर प्रोडक्ट के अमाउंट को मेजर करेंगे और देखेंगे कि कितना प्रोडक्ट बना है। अच्छा, अब ये बेस किस चीज पे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि कोई भी जो मैटर है, यानी कोई भी मादा है या कोई भी एनर्जी जो है, वो ना तो वो बनती है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है, ना ही वो खत्म होती है, बल्कि वो एक फॉर्म से ना, यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो वो पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी, हीट में चेंज हो जाएगी, इस तरह से। ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रही है या कहीं से पोटेंशियल एनर्जी बन रही है, बल्कि नहीं, वही एनर्जी दूसरी शेप में चेंज हो रही है। सॉलिड फॉर्म में है मैटर तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में है तो गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो जो टोटल मास होता है ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, वो हमेशा सेम ही रहता है, क्योंकि वही रिएक्टेंट्स यूज होकर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, समझ आ रही है। वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज होकर वाटर बन गया। तो ना तो हाइड्रोजन कहीं चला गया, ना तो ऑक्सीजन कहीं खत्म हो गया, ना ही वाटर कहीं नई चीज से बना है, बल्कि इन्हीं दोनों से मिलके क्या बन गया, वाटर बन गया। तो अगर हम जब भी इनकी टोटल अमाउंट को देखेंगे ना, जिस भी स्टेज पे इस रिएक्शन को रोक के इसकी टोटल अमाउंट को देखेंगे, तो वो हमेशा क्या होगी, सेम ही होगी। तो जो हमारे पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, वो क्या देते हैं, मोल रेशियो देते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, देखेंगे जो हमने रिएक्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर ये जो इसके साथ लिखी होती है ना, ये अमाउंट, ये हमारे पास क्या होता है, ये इसका कोफिशिएंट होता है। इक्वेशन के सामने ये जो भी नंबर लिखा होता है। अब हाइड्रोजन के सामने क्या लिखा है, 2, तो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। ऑक्सीजन के सामने कोई नंबर नहीं है, जिसके सामने कोई नंबर नहीं होता उसका 1 होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। और वाटर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यानी 2 हाइड्रोजन के मोल यूज हो रहे हैं, 1 ऑक्सीजन का मोल यूज हो रहा है, और वाटर के कितने बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाती है, मोल रेशियो आ जाती है। अच्छा, स्टिक्योमेट्री जो है वो हमारे पास कहाँ यूज होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज होती है। जाहिर है, इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उनको ये भी तो पता करना है ना कि कितनी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितने रिएक्टर्स यूज करने पड़ेंगे। तो जो भी अमाउंट यूज होनी है उस रॉ मटेरियल की, यानी जिससे प्रोडक्ट ने बनना है, तो उसके अमाउंट को भी डिटरमिन करने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए स्टिक्योमेट्री को ही यूज किया जाता है। आगे हमारे पास आ जाता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर ना कौन कौन से एटम्स हैं, सही है, कितनी क्वांटिटी में वो एटम्स, किस तरह से वो बॉन्ड हुए हुए हैं, ये सारी चीजें जब हम एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस कंपाउंड का या एलिमेंट का केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि वाटर है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। अब इससे हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो इन 3 एटम्स का बॉन्ड बनने से क्या बनता है, वाटर बनता है। अच्छा, तो एलिमेंट्स जो है ना, वो हमारे वर्ल्ड में, हमारे इर्द गिर्द जो है, डिफरेंट फॉर्म्स में है। जाहिर है, डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनकी फॉर्म्स भी डिफरेंट होगी ना। जैसे वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, ऑक्सीजन है वो गैस की फॉर्म में है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्रीगेट ऑफ एटम्स की फॉर्म में रहते हैं, सही है।
अब एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप बना के, यानी वो क्या होते हैं, वो एक ही एटम्स होते हैं, लेकिन वो एटम्स क्या करते हैं, वो आपस में ग्रुप बना के रहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट यानी शो करते हैं उनके सिंबल्स से। यानी कि सोडियम है तो उसका सिंबल Na है, कैल्शियम का Ca है, कार्बन का है, आयरन का है, तो इस तरह से हम इनको इनके सिंबल से ही शो करते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, अच्छा अब यहाँ पे आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बनते हैं ना, और कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बनते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं। अब डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? अलहदा अलहदा रहना, यानी वो एग्रीगेट बना के एक साथ ग्रुप बना के नहीं रहते, बल्कि वो अलहदा अलहदा रहते हैं, लेकिन वो एटम्स के फॉर्म में भी नहीं होते, बल्कि वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, अब दो ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेंगे और ये मॉलिक्यूल अलहदा रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर रहे, ग्रुप बनाकर रहे, या किसी और ऑक्सीजन के एटम के साथ ग्रुप बनाकर रहे, नहीं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, यानी अलहदा होगा ये। नाइट्रोजन है तो वो N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस है तो वो भी इसी तरह से H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती हैं। तो उनके जो एटम्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बना के वो एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और वो मॉलिक्यूल क्या होता है? डिस्क्रीट होता है, अलहदा होता है, बल्कि वो ग्रुप की फॉर्म में नहीं होता। इसी तरह से ओज़ोन की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, उसके अंदर 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? O3 है। तो ये भी हमारे पास एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही रहता है। आगे वो कह रहे हैं कि एलिमेंट्स की ही तरह हमारे पास जो है कंपाउंड्स भी डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। जैसे एलिमेंट्स डिफरेंट फॉर्म्स में, इसी तरह कंपाउंड्स भी डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। अब कंपाउंड्स की एग्जांपल उन्होंने क्या दिया हमें? सबसे पहले कॉमन सॉल्ट, यानी जो नमक हम यूज करते हैं, जो हमारे घरों में भी नमक यूज होता है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? NaCl। अब देखिए एलिमेंट्स से जो थे वो सेम टाइप ऑफ एटम्स से थे ना, जैसे O2 दो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, N2 दो नाइट्रोजन के एटम से मिलकर बना है। लेकिन अब ये जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसमें एक सोडियम का एटम है और एक किसका एटम है? क्लोरीन का एटम है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो आयन्स है ना, वो एक-दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं और क्या बनाते हैं? क्रिस्टल की शेप बना लेते हैं। क्रिस्टल की तरह ये होता है। अच्छा, अब रेशियो इसमें क्या है आयन्स की? 1:1। 1:1 क्यों है? कि अगर एक सोडियम का आयन है, तो एक ही हमारे पास क्लोरीन का आयन है। तो इस वज़ह से इनकी रेशियो क्या है? 1:1 है। तो सोडियम क्लोराइड का हमारे पास केमिकल फ़ॉर्मूला क्या है? NaCl है। अच्छा, आयन्स के लिए ना हम इसको कहते हैं फ़ॉर्मूला यूनिट कहते हैं। केमिकल फ़ॉर्मूला के लिए ना, केमिकल फॉर्मूला का वर्ड आयंस के केस में क्या यूज करते हैं? हम फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं। होता ये भी केमिकल फॉर्मूला ही है, तो आपने ये देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि फॉर्मूला यूनिट क्या होता है। जब भी हम किसी आयन के केमिकल फॉर्मूला की बात करेंगे ना, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ये आयन्स ही है ना, इनके फॉर्मूला से मिलकर बना है, आयनिक फॉर्मूला है ये। तो इसके लिए हम केमिकल फॉर्मूला की जगह क्या लफ्ज यूज करेंगे? फॉर्मूला यूनिट का लफ्ज यूज करेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि दूसरे जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, उनको भी हम इसी तरह से एक फ़ॉर्मूला यूनिट से यूज़ करते हैं, लेकिन जो फ़ॉर्मूला यूनिट है ना, वो क्या देता है? वो मिनिमम रेशियो देता है आयन्स की। मिनिमम रेशियो का क्या मतलब है? कम से कम रेशियो उसकी जो प्रेज़ेंट होगी। जैसे कि अब CaCl2x, कम से कम रेशियो यही हो सकती है कि 1 कैल्शियम होगा, तो 2 क्लोरीन होंगे। समझ आ रही है बात की? 2 कैल्शियम अगर हो जाएँगे, तो 4 क्लोरीन हो जाएँगे। इसी तरह से हम इसको बढ़ाते जाएँगे, तो इसी रेशियो में ये बढ़ता जाएगा। इसकी रेशियो क्या है? 1:2 है। इसकी रेशियो क्या है? 1 पोटेशियम है तो 1 ही ब्रोमीन है, इसकी रेशियो 1:1 है। अच्छा, इसकी 1 बैरियम है तो 2 क्लोरीन है, इसकी रेशियो भी 1:2 है। अब अगर हम बैरियम को 2 कर देंगे तो क्लोरीन कितने हो जाएँगे? 4 हो जाएँगे। समझ आ रही है? तो 2:4 लिखने के बजाय हम सबसे कम मिनिमम रेशियो लिखते हैं, जो इसकी यूज़ हो सकती है अभी इसमें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है, कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जो शेयरिंग करके, हमने पिछला चैप्टर में ये चीज़ें डिटेल से पढ़ी है ना, कोवेलेंट कंपाउंड्स बॉन्ड्स को शेयर करके बनाए जाते हैं। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, वो भी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही रहते हैं, यानी मॉलिक्यूल बनाते हैं, आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उनका मॉलिक्यूल भी अलग-अलग ही होता है। एटम्स आपस में बॉन्ड करते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं और वो मॉलिक्यूल अलग रहता है, किसी भी चीज़ के साथ ग्रुप बना के वो नहीं रहता। जैसे कि वाटर है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, उसको हम किस केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं? H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर की, अब देखो जो भी केमिकल फॉर्मूला है ना, वो साफ-साफ ये बता देता है कि इस मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है और कौन-कौन से एटम्स प्रेजेंट है। सही है? अब देखो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। साफ पता चल रहा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन के एटम है। सही है? तो वाटर का एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या चीज़ है? 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो केमिकल फॉर्मूला जो है वो यही चीज रिप्रेजेंट करता है। इस तरह वो कह रहे हैं कि केमिकल कंपाउंड हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? NH3 से। अब इससे भी हमें पता चल रहा है कि 1 नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स है। मीथेन गैस है, CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 1 कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स है। तो यहाँ पे आपके पास केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन आ जाती है कि केमिकल कंपाउंड
केमिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, उसको हम केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड से, और केमिकल फॉर्मूला को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कह सकते हैं कंपाउंड का। समझ आ रही है? केमिकल फॉर्मूला को ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं। अगर अब कहीं पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वर्ड यूज होगा तो आपने समझना है कि ये केमिकल फॉर्मूला ही है, और अगर फॉर्मूला यूनिट है तो इसका मतलब क्या है कि किसी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है। अच्छा, अब केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या चीज शो करता है, वो ये शो करता है कि किसी भी कंपाउंड के जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम्स हैं और कौन-कौन से एटम्स हैं। हमें ये भी पता चलता है कौन-कौन से एटम्स हैं, जैसे कि अब H2O है, वाटर का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। हमें ये भी पता चल रहा है ना कौन-कौन से एटम्स हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फिर ये भी पता चलेगा कि कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। समझ आ रही है बात की? तो हमें ये पता चल जाता है कि कितनी टाइप के एटम्स हैं और कितनी क्वांटिटी में हैं। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड्स के उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, HCl है, HF, H2S, ये सारी इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं। अब इसमें भी हमें साफ पता चल रहा है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एक हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन है। अच्छा, इसके अंदर HF के अंदर एक हाइड्रोजन है और एक ही फ्लोरीन है। इसके अंदर देखो ना, 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है। तो इन सब में हमें इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से ये जो भी केमिकल फॉर्मूला है वो ये बताता है कि कितने एटम्स हैं और कौन-कौन से एटम्स हैं। तो इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ अ कंपाउंड। यानी किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, वो आपस में कैसे डिफरेंट है। तो ये बताना है हमने। तो देखिए, जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना किसी भी एलिमेंट का, उसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स यूज हुए हुए होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है तो इसके अंदर सेम है ना, 2 ऑक्सीजन के ही एटम्स से मिलके बनेगा एलिमेंट। अच्छा, नाइट्रोजन का एलिमेंट है तो इसके अंदर दोनों नाइट्रोजन के ही एटम्स है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो दोनों हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं। लेकिन जो हमारे पास एक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स यूज होते हैं, और उनकी रेशियो भी क्या होती है, फिक्स्ड रेशियो होती है जिसमें वो कंबाइन होते हैं। जैसे कि वाटर है, अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है ना, हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है, रेशियो भी फिक्स्ड है 2:1। यानी अगर 2 हाइड्रोजन के एटम्स है तो 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। हाइड्रोजन के एटम अगर 4 हो जाएंगे तो ऑक्सीजन के एटम 2 होंगे। समझ आ रही है? 2:1, यानी हाइड्रोजन के एटम्स क्या होंगे, इसमें डबल होंगे। जब NaCl है, एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, रेशियो क्या है, 1:1। तो ये हमारे पास इनके दरम्यान में डिफरेंस है कि एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं और कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं। आगे उन्होंने ये भी बोला है कि हमने जो है वो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स लिखने हैं, वो वाले जिनके फॉर्मूलाज इस ऊपर जो हमें दिए है ना, पूरा ये बताया गया ऊपर जो डिटेल, उसके अंदर जो दिए हैं फॉर्मूला, वो हमने लिखने हैं। अच्छा, अब देखिए, ये जो हमने ऊपर सारा पढ़ा है ना, पहले पैराग्राफ में तो उन्होंने एलिमेंट्स के बारे में बताया है। दूसरा जो पैराग्राफ है ना, उसमें हमने आयनिक कंपाउंड्स को पढ़ा है। तो इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज यूज हुए हैं ना, वो सारे आपने लिख देने हैं आयनिक के। जैसे कि NaCl, CaCl2, KBr, BaCl2, ये सारे जो है वो इसके अंदर यूज हुए हैं आयनिक कंपाउंड्स के। अच्छा, उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड्स के ये लास्ट पैराग्राफ में जितने भी हमें केमिकल फॉर्मूलाज दिए ना, ये सब कोवलेंट कंपाउंड्स के। जैसे कि ये वाटर है, CH4 है, NH3O, ये जो नीचे सारे लिखे हुए ना, ये सब क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये वो फॉर्मूला होता है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, उनके सबसे सिंपल रेशियो बताता है। यानी ये एक्चुअल रेशियो नहीं बताता। केमिकल फॉर्मूला तो हमें बिल्कुल एक्चुअल असल रेशियो बताता है ना, कि इतने एटम्स हैं ये वाले और इतने इतने प्रेजेंट है। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, उनकी सिंपल रेशियो बताता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है किसी भी कंपाउंड का, वो क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो बताता है उसकी, जो उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि हमारे पास ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। केमिकल फॉर्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर बताता है एटम्स का। यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर ना 6 कार्बन के एटम्स होंगे, 12 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और 6 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो ये क्या है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब अगर हम इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें एक्चुअल रेशियो जो है वो नहीं बताता, बल्कि वो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो बताता है इसकी। अब वो सिंपलेस्ट रेशियो हम कैसे बनाते हैं किसी भी चीज की, हम इसको सेम टेबल पे डिवाइड करेंगे। अगर ये तीनों सेम टेबल पे जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। देखें, ये तीनों 6 के टेबल पे जाते हैं ना, ये भी 6, 12 और 6। 6 1 6, ये मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ केमिकल फॉर्मूला को एम्पेरिकल में चेंज करने का। आपने देखना है जितने भी उसके अंदर एटम्स के साथ ये लिखे हुए ना ये नंबर्स, इन सबको चेक करना है कि ये सब सेम टेबल पे जाते हो, तो आपने उनको कटिंग कर देनी है। सही है, 6 1 6,
6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6। अब ये क्या हो गया, कार्बन एक रह गया। सही है, 1 तो हम साथ लगाते ही नहीं, बस ऐसे ही हम कार्बन लिख देंगे, जिसके साथ कुछ नहीं होता इसका मतलब उसके साथ 1 है ना। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ 2 है तो हम हाइड्रोजन के साथ 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन के साथ भी 1 है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये ग्लूकोज का क्या बन गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। सही है। ये ऊपर जो था, हमने जो ऊपर लिखा था वो इसका केमिकल फॉर्मूला था, और अब ये जो नीचे हमने लिखा है ये इसका क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या देता है, सिंपलेस्ट रेशियो देते हैं। अच्छा, अब रेशियो भी अगर हम इसकी निकालें तो देखें, ऊपर हमारे पास जो रेशियो थी वो क्या थी, 6:12:6 थी। लेकिन अब नीचे हमारे पास रेशियो क्या है, 1:2:1। तो ये रेशियो कितनी सिंपल होगी, इसके मुकाबले में ये रेशियो जो है वो क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ना, उनको उनके एम्पिरिकल फॉर्मूला से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ना वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, बड़े-बड़े क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, और उनकी हम वैसे भी मिनिमम रेशियो ही लिखते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड्स को जब हम लिखते हैं तो हम उनकी क्या लिखते हैं, कम से कम रेशियो ही लिखते हैं। तो पहले ही हमने उनकी कम से कम रेशियो ही लिखी होती है, तो इसलिए वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में ही होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो होते ही अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला की फॉर्म में, यानी जो उनका केमिकल फॉर्मूला है वही उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होता है। उससे ज्यादा वो सिंपल हो ही नहीं सकते। जैसे कि अब NaCl है, अब ऑलरेडी ये इतना सिंपल है, 1:1 है, इससे ज्यादा हम इसको क्या सिंपल करेंगे। CaF2 है, कैल्शियम फ्लोराइड, अब इसकी रेशियो क्या है, कैल्शियम 1 है और फ्लोराइड 2 है, 1:2 है, ये भी और सिंपल नहीं हो सकता। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो ऑलरेडी अपने मिनिमम रेशियो से ही रिप्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है वो अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला की ही फॉर्म में होते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला वही होते हैं। अच्छा, अब जो केमिकल कोवलेंट कंपाउंड्स है ना, जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला इनका होता है ना, वो सेम भी हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं सेम और डिफरेंट, देखें, ये जो है, जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, इसमें केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों डिफरेंट हैं। सही है, ये कोवलेंट कंपाउंड है और इसका सॉरी, ये एक मतलब कंपाउंड है और इसका केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अब अगर मैं वाटर लिखूं, सही है, तो वाटर भी तो एक कोवलेंट कंपाउंड है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखें, क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और 1 ऑक्सीजन के एटम है। ये इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, ना ही ये किसी अब और टेबल पे ये डिवाइड हो सकता है, ना ही ये इससे ज्यादा सिंपल हो सकता है। तो जो वाटर का केमिकल फॉर्मूला है वही उसका क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स है ना, उनके केस में उनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरह सेम भी हो सकता है, यानी दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने अपनी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दी हैं। एक एग्जांपल उन्होंने दी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, H2O2। अब देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, H2O2। अब देखिए इसकी रेशियो क्या बन रही है, 2:2। अब हम इसकी अगर कटिंग करें तो हो जाएगी ना, दोनों 2 के टेबल पे कट हो जाते हैं, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो ये क्या बन जाएगा, HO बन जाएगा। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला था वो क्या था, H2O2 था, लेकिन इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HO बन जाएगा। तो ये एक ऐसा कोवलेंट कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों क्या है, डिफरेंट है। इनकी रेशियोज भी डिफरेंट है, ऊपर रेशियो 2:2 थी और नीचे रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1। इसी तरह जब बेंजीन है, बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों एक ही बात है, वो क्या है, हमारे पास C6H6 है। अब देखिए 6 के टेबल पे दोनों की कटिंग हो जाएगी, 6 1 0 6 1 0, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, CH बन जाएगा। लेकिन वाटर, मैंने अभी आपको दिखाया कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों क्या है, सेम है। तो वाटर जो है उसकी इससे ज्यादा मिनिमम रेशियो नहीं हो सकती। तो ये उन्होंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनका सेम भी हो सकता है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा, अब आगे वो कह रहे हैं कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना, वो हमें एक्चुअल नंबर नहीं बताता है एटम्स के जो उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो था क्या नाम है, जो हमने पीछे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा है ना और केमिकल फॉर्मूला, वो तो एक्चुअल नंबर बताते हैं ना कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें एक्चुअल नंबर नहीं बताता, बल्कि ये क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो बताता है जो कि उनकी प्रेजेंट होती है वहां पे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जो बेंजीन है, अच्छा यहाँ पे उन्होंने ना ये एग्जाम्पल किस चीज को दी है, वो कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो जाए। समझ आ रही है, दो कंपाउंड्स डिफरेंट हो, कंपाउंड्स दोनों क्या है, आपस में डिफरेंट है, लेकिन उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो जाए। जैसे बेंजीन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं ना होगा सेम, वो तो एक्चुअल रेशियो बता रहा है, लेकिन जब हम उसको सिंपल करके लिखेंगे ना, तो वो दो डिफरेंट कंपाउंड्स की सेम हो सकती है। देखो बेंजीन है, इसको ये C6H6 है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन जब हम इसको करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट, अभी हमने देखा C6H6 है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन अब ये 6 1 0 6 1 0 की कटिंग हो जाएगी, 1 तो हम साथ लिखते
समझते नहीं है तो CH इसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसी तरह एसिटाइलिन होता है, एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। इसकी भी इसी तरह कटिंग हो जाएगी, 2 1 0 2 1 0 1 1 तो हम लिखेंगे नहीं और CH हो जाएगा। तो अब देखें बेंजीन का और एसिटाइलिन का दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। तो दो डिफरेंट कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो एक्चुअल रेशियो नहीं दे रहा होता, किसी भी जो कंपाउंड है ना उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है वो उनकी एक्चुअल रेशियो नहीं बता रहा होता है। इस वजह से दो डिफरेंट कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। आगे वो कह रहे हैं कि दो एग्जांपल्स बताएं ऐसे कंपाउंड्स की जिनका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों क्या हो, सेम हो। एक तो हमने अभी अपने इसमें पढ़ ली ना, H2O हमारी बुक में ही दी हुई है एक तो एग्जाम्पल, और दूसरी एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये भी सिंपल फॉर्म में है, इससे ज्यादा सिंपल ये नहीं हो सकता। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स, यानी ऐसे आयनिक कंपाउंड जो बाइनरी हो, दो आयन्स से मिलकर बने हो, यानी केटाइंस और एनाइंस दोनों हो, उनसे मिलकर जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। अब उनकी केमिकल फॉर्मूला को हमने लिखना कैसे है, वो पूरा मेथड हम इसमें समझेंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है, बस आपने ध्यान से सुनना है इसको। वो कह रहे हैं कि जब भी हमने किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले तो हमने देखना है कि उसके अंदर कितने केटाइंस हैं या कौन से केटाइंस हैं और कौन से उसके अंदर एनाइंस हैं, सही है। उसके ऊपर कितने चार्जेस हैं, जाहिर है केटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन अब वो चार्ज है कितना, यानी दो टू पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तीन पॉजिटिव चार्ज है, कितने पॉजिटिव चार्जेस है, और इसी तरह से नेगेटिव चार्जेस कितने हैं। तो हमने पहले तो केटाइंस और एनाइंस को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने ये देखना है कि उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ चार्जेस को हमने देखना है। फिर हमने उन दोनों आयंस को इस तरह से कंबाइन करना है, इस तरह से उनको आपस में मिलाना है कि जो एंड में हमारे पास कंपाउंड बने ना, इनके मिलने से जो आयनिक कंपाउंड बने वो न्यूट्रल हो, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। हमने इनको इस तरह से कंबाइन करना है। अब वो कैसे करना है वो हम पूरा मेथड समझते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको आयनिक कंपाउंड का नाम पता होगा तो आप उसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं इजीली। अच्छा, अब कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब एक आयनिक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, सही है। अब हमें उसका नाम पता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है, इसके अंदर कैल्शियम भी है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। अच्छा, अब कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम क्या है, केटाइन है, और ऑक्सीजन क्या है, एनाइन है। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए, ज़ाहिर है नाम पता है, अब हमें ये, इससे हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर कौन-कौन से जो है वो केटाइन्स और एनाइन्स यूज़ हुए हैं। फिर हम इनका चार्ज आइडेंटिफाई करेंगे कि कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, और फिर हम इसका क्या लिख लेंगे, इसका जो है वो इस कंपाउंड का फॉर्मूला हम लिख लेंगे। तो जब हमें किसी का नेम पता है तो उससे हम उसका फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, फ़ॉर्मूला हम लिख कैसे सकते हैं, वो यहाँ पे उन्होंने पूरा मेथड हमें आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है, केटाइन को लिखना है और उसके चार्ज को लिखना है। फिर हमने एनाइन को लिखना है और उसके चार्ज को लिखना है। सही है, आप क्या आपकी बुक में जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है ना, हम उससे इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एग्ज़ाम्पल दी हुई है इसकी, लिथियम ऑक्साइड की। तो लिथियम ऑक्साइड के अंदर हमा नाम से हमें पता चल रहा है कि एक तो लिथियम है और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, सही है। लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए वो क्या है, केटाइन है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए वो क्या है, एनाइन है। अब हमें जो हमारा मेथड है लिखने का, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमें बताया है कि हमने केटाइन को पहले लिखना है, सही है। स्टार्ट बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ केटाइन विद इट्स चार्ज। तो सबसे पहले हमने केटाइन को लिखना है और उसके चार्ज को लिखना है, फिर हमने एनाइन को लिखना है और उसके चार्ज को लिखना है। देखें, तो इस वजह से लिथियम जो है वो केटाइन है, तो पहले हम लिथियम को लिखेंगे, फिर हम ऑक्सीजन को लिखेंगे। लिथियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, सही है। इसके ऊपर कितना चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव चार्जेस हैं। उसके बाद हमने देखना है कि इन आयंस को हमने एक न्यूट्रल कंपाउंड कैसे बनाना है। अच्छा, अब हमने इनका फॉर्मूला लिख दिया लिथियम ऑक्साइड का। अब लिथियम का जो केटाइन है इसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, ये जो भी हमने डिस्कस कर लिया ना, और जो ऑक्सीजन का एनाइन है उसके ऊपर दो नेगेटिव चार्जेस हैं। इतना तक हमने मेथड कर लिया, पहला स्टेप हमारा हो गया, सही है। एक तो हमें नेम पता था, नेम से हमें पता चल गया कि केटाइन और एनाइन हमने पता किया, और हमने सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने केटाइन को पहले लिखना है और उसके ऊपर उसका चार्ज लिख देना है। उसके बाद हमारे पास हमने A9 को उसके बाद लिखना है और उसके ऊपर हमने उसका चार्ज लिख देना है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने क्रिस क्रॉस मेथड को अप्लाई करना है, और क्रिस क्रॉस मेथड को अप्लाई करते हुए हमने फॉर्मूला लिखना है। क्रिस क्रॉस मेथड का क्या मतलब है, इस मेथड में हम क्या करते हैं,
अभी मैं खुद भी आपको ये लिख के दिखाऊँगी, अभी हम यहाँ से इसको रीड करके समझ लेना, फिर हम खुद इसको लिखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। क्रिस क्रॉस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को, यानी चार्ज की बात नहीं हो रही, सिर्फ़ ये जो चार्ज के साथ ये जो वैल्यू लिखी होती है ना 1, 2, 3, 4, 5, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, सही है? जो नंबर लिखा होता है साथ। तो हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करेंगे, क्रॉस ओवर कर देंगे। किस तरह क्रॉस ओवर कर देंगे? उसको हम सबस्क्रिप्ट में ले आएँगे। एक होता है देखो ना, जब हम किसी चीज़ को, जैसे अब ये है लिथियम है, इसके ऊपर अगर चार्ज लिखा है तो ये सुपरस्क्रिप्ट है, नीचे लिखूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, यानी नीचे लेकर आना है, हमने सबस्क्रिप्ट में लेकर आना है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को, लेकिन क्रॉस ओवर कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लिथियम की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हमने ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में लिखना है, और जो ऑक्सीजन की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हमने लिथियम के सबस्क्रिप्ट में लिख देना है। समझ आ रही है बात की? यानी जो केटाइन है उसको हमने, उसकी जो वैल्यू है ये 1, 2, 3 जो भी नंबर है उसको हमने एनाइन के साथ लिख देना है, और जो एनाइन की है उसको केटाइन के साथ लिख देना है, लेकिन नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना। जब हमने पहले सिंबल लिखे थे तो हमने ऊपर लिखे थे ना, लेकिन अब हमने इनको नीचे लिख देना है। तो देखो ना, लिथियम के साथ 1 था, तो वो ऑक्सीजन के साथ आ गया नीचे इधर, और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 था वो लिथियम के नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया। 1 तो वैसे ही हम नहीं लिखते, और फिर एंड पे हमारे पास क्या हो गया, जो साइन्स थे ना सारी, जो प्लस और माइनस साइन थे वो वैसे ही एक-दूसरे से कट हो जाएँगे, प्लस माइनस। तो साइन्स को तो हम ड्रॉप कर देंगे, साइन हम लिखेंगे ही नहीं। तो हमारे पास लिथियम ऑक्साइड का ये हो गया केमिकल फॉर्मूला Li2O। जब एल्यूमीनियम ऑक्साइड है, इसका हम खुद लिख के देखते हैं, सही है? देखो, अब एल्यूमीनियम ऑक्साइड है ना, एल्यूमीनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये पहला स्टेप है ना, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने केटाइन को पहले लिखना है और एनाइन को उसके बाद लिखना है, सही है? ये पहला स्टेप होगा कि पहले हमने केटाइन को लिख दिया, उसके ऊपर उसका चार्ज लिख दिया, फिर हमने केटाइन को पहले लिख दिया और उसके ऊपर उसका चार्ज लिख दिया, फिर हमने एनाइन को लिखा और उसके ऊपर उसका चार्ज लिखा। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने जो इनका ये जो नंबर है ना, इसको सबस्क्रिप्ट में लेकर आना है, और वो भी दूसरे एटम के, क्रॉस ओवर कर देना है। जो एल्यूमीनियम के ऊपर 3 है वो इधर ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा, और जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 है वो इधर एल्यूमीनियम के नीचे आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो एल्यूमीनियम ऑक्साइड का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al2O3, और साइंस तो हम खत्म कर देंगे, साइन क्या हो जाएंगे, ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो Al2O3 हमारे पास क्या बन गया, एल्यूमीनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। बहुत सिंपल है। इसी तरह मैग्नीशियम नाइट्राइड है, तो पहले हम केटाइन को लिखेंगे, तो मैग्नीशियम केटाइन है इसके ऊपर, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है, और जो नाइट्रोजन है, नाइट्राइड जो है वो क्या है, वो A9 है, उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। तो A9 को हम उसके बाद लिखेंगे, पहले केटाइन फिर A9, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप क्या किया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को क्रॉस ओवर कर दिया, दूसरे मतलब एक केटाइन की न्यूमेरिकल वैल्यू को A9 के नीचे ले आया और A9 की वैल्यू को केटाइन के नीचे ले आया। तीसरा स्टेप ये हो गया कि साइंस को हमने खत्म कर दिया, तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपल सी बात बताई है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, शैम्पू की, परफ्यूम की, सोप्स की, फर्टिलाइज़र्स की, खादों वगैरह की, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को ही यूज़ करती हैं। ज़ाहिर है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, रिएक्टेंट्स चाहिए, जिन्होंने रिएक्शन करना है, फिर प्रोडक्ट्स ने बनना है, मतलब मटीरियल चाहिए, रॉ मटीरियल चाहिए। तो कैलकुलेशन तो उनको करनी है ना कि हमें कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने रिएक्टेंट्स चाहिए, यानी कितने हमें जो है वो अमाउंट में चाहिए मटेरियल, जिसको हम रिएक्ट करवाएँगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो इस वजह से सारी जो इंडस्ट्रीज़ है ना, जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उन सब में स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशंस यूज़ होती हैं। नीचे ये टेबल है, इसमें ना इन्होंने कुछ जो एटम्स है ना, उनके केटाइन्स और एनाइन्स को बताया हुआ है, तो इसको आप खुद देख लीजिएगा। देखिए ना, हाइड्रोजन है, तो इसका केटाइन क्या होता है, H पॉजिटिव। इससे आपको याद रहेगा कि कौन से जो एटम्स हैं वो केटाइन्स बनाते हैं और कौन से जो एटम्स हैं वो एनाइन्स बनाते हैं, और उनके केटाइन्स और एनाइन्स के ऊपर कौन-कौन सा चार्ज होता है। जैसे हाइड्रोजन है, तो ये एक केटाइन है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है। जो ये है सोडियम, ये भी एक केटाइन है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। लिथियम भी केटाइन है, इसी तरह पोटेशियम भी, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, एल्यूमीनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, और इसी तरह ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, नाइट्राइड के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से आपने इनके चार्जेस को देख लेना है, और ये जो है ये एनाइन्स हैं, ये क्या है, ये सब केटाइन्स हैं। ये भी केटाइन है, कॉपर भी, ये आयरन भी, ये भी। तो इस तरह से आपने इनको देख लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये सीखेंगे कि अभी तो हमने देखा ना केमिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, उसकी सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं।
लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला पता है, तो उस एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला से हम उसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला या केमिकल फ़ॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, सही है? तो मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला हम पता कर सकते हैं, अगर हमें किसी का एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला पता है, तो हम उससे उसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला पता लगा सकते हैं। एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला को पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सही है? एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला के लिए हमें जो है वो सिम्पलेस्ट होल नंबर रेशियो, एक तो एटम्स की होती है एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला में, दूसरा हमारे पास जो है ना वो उनकी मास परसेंट कंपोज़िशन, यानी अगर हमें किसी भी कंपाउंड का मोलर मास, उसके मास की परसेंटेज पता हो, तो हम उसके जो है वो मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला को पता कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला याद रखना है, मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला को हम कैसे पता करते हैं? एन एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपाउंड का अगर हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो उसको जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब n क्या है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल अब अगर हमारे पास था बेंजीन है, C6H6 है, C6H6, इसका हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? CH, सही है? ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब n क्या है वो क्वेश्चन है यहाँ पे। n है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी उस कंपाउंड का जो मोलर मास, जो भी हमने उसकी बात की है मास परसेंटेज उसकी, उसका मोलर मास अगर हमें पता हो उस कंपाउंड का, वो अक्सर आपके पास अगर इस तरह से कोई न्यूमेरिकल आ जाता है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो मोलर मास वो आपको खुद बता देते हैं पीस में, लेकिन ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपने खुद पता लगाना होता है। तो आपने इसको कोई भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि एम्पिरिकल फॉर्मूला उन्होंने आपको दिया होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने पता करना है, तो वो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ-साथ मोलर मास भी देंगे। तो पहले आपने n को पता कर लेना है, सही है? सबसे पहले आपने n को पता करना है। n कैसे पता करोगे आप? जो उन्होंने मोलर मास दिया होगा ना, उसको आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी सिखा देती हूँ। तो आपके पास n आ जाएगा। तो जो भी आपके पास n की वैल्यू आएगी ना, उसको आपने उस एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सही है, HO। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या है? हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? HO है। अब इससे हमने इसका क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, लेकिन उसके लिए मोलर मास उन्होंने हमें क्वेश्चन में खुद दे दिया। मोलर मास क्या है? 34। अच्छा, अब देखें पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने देखा मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास तो 34 है, वो हमने ऊपर लिख लिया आराम से, लेकिन अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम कैसे पता करें? वो हम ऐसे पता करेंगे कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास है वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? देखिए इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ये अब आपको पता होने चाहिए। अच्छा, मैं जब आपके टाइम पे थी ना, तो मैं पता है क्या करती थी? मैं इस तरह का जो चैप्टर होता था ना केमिस्ट्री का, उसके एंड पे या उस चैप्टर के स्टार्ट पे एक स्टिकी नोट लगा लेती होती थी। जब भी किसी का इस तरह से मैथ्स आता था ना, मैं वो लिख लेती होती थी वहाँ पे। फिर एंड पे मैं वो इकट्ठा रिवाइज़ कर लेती थी, तो पेपर में मुझे याद रहते थे। अब जैसे हाइड्रोजन है, इसका मास क्या है? 1 है। ऑक्सीजन का क्या है? 16 है। 1 और 16 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 17 बन जाएगा। तो सही है, तो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या आ गया हमारे पास? 17 आ गया। ये अब आपको याद होनी चाहिए कि ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, अब क्या हो गया? हमने इस 34 को जब 17 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया? 2। तो n की वैल्यू आ गई ना हमारे पास। तो अब हमने इस n को इस HO से, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, देखिए ना ये ऐसे ही है ना, n को हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है। तो इस n को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब हम इस HO को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 जो है वो H के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, O के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या आ जाएगा हमारे पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। जब आगे उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात बताई हुई है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर n की वैल्यू 1 आती है, सही है? n की वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। तो इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम ही है। ज़ाहिर है, अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही रहती है ना। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास वाटर की हम बात करेंगे ना, तो उसके अंदर हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों क्या है? सेम है। जब आगे वो कह रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया उन्होंने एक, कि हमने नाम बताने हैं ऐसे 3 कंपाउंड्स के जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों क्या हो? डिफरेंट हो। पहले हमने वो सेम वाले बताए थे ना 2 पिछले क्वेश्चन में। अब इसमें हमने बताना है जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो। देखिए मैंने आप लोग के लिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्लूकोज़ है सबसे पहले, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है और एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाएगा उसके बाद, ये मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों डिफरेंट हैं। और बेंजीन आ जाता है तीसरे नंबर पे। बेंजीन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो ये तीनों आप अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लें, इनके मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूलाज़ को भी देख लें। अच्छा, नीचे उन्होंने ना
एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, एक क्वेश्चन की, इसको हम यहीं से देख लेते हैं, फिर नीचे जो एक्सरसाइज़ के 2 क्वेश्चन्स हैं ना, इनको सॉल्व कर लेंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला उन्होंने सीएच दिया है, एक एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला, सही है? क्या है? सीएच है। अब मोलर मास उन्होंने दे दिया, इसको मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। मोलर मास मैंने आपको बताया था, वो क्वेश्चन में आपको खुद देंगे। मोलर मास उन्होंने आपको दे दिया है, 78 है इसका मोलर मास। अब मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला हमने बताना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? एन की वैल्यू पता करनी है हमने। क्योंकि n को ही एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके हमारे पास मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला आएगा ना, तो हम सबसे पहले n की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो n की वैल्यू पता करने के लिए फ़ॉर्मूला क्या है, ये आपने याद रखना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला मास। मोलर मास उन्होंने हमें दे दिया 78, वो तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला मास हमने खुद पता करना है। देखिए हाइड्रोजन हमने पीछे देख लिया था ना, इसका मास कितना होता है? 1 होता है और कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। तो 12 और 1 जब प्लस होंगे तो क्या बन जाएगा? 13। इसका मतलब CH का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या है? 13। अच्छा, अब आप लोग भी अभी ही जल्दी से स्टिकी नोट लगा दें। देखिए हमने 3 पढ़ लिए एटम्स। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन का पढ़ लिया 1, ऑक्सीजन का हमने पढ़ा 16, कार्बन का हमने पढ़ लिया 12। ये इस तरह आप याद रखेंगे ना, तो आप किसी का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ना, अब कार्बन का हमें पता था और हाइड्रोजन का पता था, तो हमने इन दोनों को प्लस करके CH का निकाल लिया ना 13। तो इस तरह से आपको इन एटम्स के पता होने चाहिए मासेस। अच्छा, अब इस 78 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 हमारे पास क्या चीज़ है? n की वैल्यू है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है? n को जो है वो हमने एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला से अपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला हमारे पास क्या था? CH था और n की वैल्यू क्या आ गई है? हमारे पास 6 आ गई है। इसका मतलब ये 6 C से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 6 जो है वो H से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा? C6H6। तो मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला क्या आ गया? C6H6। और ये किसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला है? ये बेंज़ीन का मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास एक कंपाउंड का क्या है? CH2O। मोलर मास उन्होंने हमें दे दिया 180 ग्राम पर मोल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने इसका पता करना है। तो ये पूरा हमने अभी तक इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो देखिए हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला जो उन्होंने हमें दिया है वो क्या है? CH2O, सही है। अब मोलर मास भी उन्होंने हमें दे दिया है, वो कितना है? 180 ग्राम पर मोल, सही है। हम सबसे पहले n की वैल्यू को पता करेंगे और n की वैल्यू हमारे पास कैसे आती है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास क्या है? 180, वो हमने ऊपर लिख दिया। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम अभी पता कर लेते हैं। देखिए कार्बन भी हमें पता है कितना होता है? 12 होता है मास कार्बन का। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, सही है ना? 2 हाइड्रोजन है, तो जब हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। जितने अगर किसी के एटम ज़्यादा है ना, तो हम उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है ना? अगर कार्बन भी 2 होते ना, तो हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते, तो 24 लिखते हैं यहाँ पे, समझ आ रही है? तो हाइड्रोजन 2 हैं, सही है ना? एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो हम इसमें 12 में 2 को प्लस करेंगे, सही है? और ऑक्सीजन का कितना है? 16 है, ये भी हमने पढ़ लिया, तो साथ में हम इसमें क्या प्लस कर देंगे? 16। तो जब 12, 2 और 16 को प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 ग्राम पर मोल। सही है। तो 180 उन्होंने हमें दिया हुआ था, 30 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 180 को, तो हमारे पास जब 180 और 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं? n को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O। तो हम 6 को जो है वो CH2O से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 6 जो है वो C से भी मल्टीप्लाई होगा, H2 से भी मल्टीप्लाई होगा, O से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब 6 जो है वो C के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? C6। अब ये देखें, ये 2 है, 2 और 6 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सही है, 6 2 ज़ा 12 होते हैं ना, तो H के साथ क्या आएगा? 12 आएगा और ऑक्सीजन के साथ भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो C6H12O6 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह CH2O ही उन्होंने हमें दिया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उन्होंने क्या डिफरेंट कर दिया? मोलर मास, इधर 180 था, इधर 60 कर दिया। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे पता है क्या डिफरेंस आएगा? लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी सेम ही निकलेगा, क्योंकि सेम ही हमारे पास ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला है। सिर्फ हमने 1 जहाँ 180 से डिवाइड किया था ना इस 30 को, हम उसके बजाय किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से हम डिवाइड करेंगे 30 को। जब हम 60 से 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? 2 होगी। तो अब हम क्या करेंगे? CH2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो C और 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएँगे? C2। अच्छा, ये 2 जब H2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 सर क्या होता है? 4 होता है, तो H4 हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ भी हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4O2।
तो आगे ये बहुत ही ईज़ी सा टॉपिक है कि अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला दिया हुआ है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर बना के उन्होंने दिखा दिया ना कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा-सा है, हमने उससे मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला को कैसे लिखना है। तो देखिए उसके बहुत ईज़ी से 5 स्टेप्स हैं, ये आपने 5 स्टेप्स याद कर लेने हैं और बहुत आसान है। तो ये सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने स्ट्रक्चर फ़ॉर्मूला को लिख लेना है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है कि उस स्ट्रक्चर फ़ॉर्मूला के अंदर जितने भी एटम्स हैं, उन सबको काउंट कर देना है, यानी सेम टाइप के एटम्स को, यानी 3 हाइड्रोजन है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के अंदर, 2 ऑक्सीजन है, इस तरह से करके ना हमने सेम टाइप के एटम्स को काउंट करके साइड पे लिखते जाना है, सही है? उसका उस फ़ॉर्मूला के अंदर। एक कार्बन है, इस तरह करके हमने काउंट करके लिख देना है, हर टाइप के एटम्स को ना काउंट कर लेना है कि ये कितने-कितने हैं। फिर हमने क्या करना है, हम उन सब एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखना है, सही है? जैसे हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, कार्बन का C होता है और साथ हमने देखना है कि कितने जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, लेकिन उन टोटल नंबर ऑफ एटम्स को जब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो हमने सबस्क्रिप्ट में लिखना है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? नीचे, जैसे कि H, हाइड्रोजन अगर 3 है ना तो यहाँ पे H3 आ जाएगा। यूँ नीचे की तरफ हम छोटा-सा करके ना नीचे लिख देंगे। अच्छा, ऑक्सीजन अगर 2 है तो यूँ O2 आ जाएगा। कार्बन अगर 1 है तो अब यहाँ पे देखिए उन्होंने हमें बताया दिया है कि जो 1 सबस्क्रिप्ट है ना वो हम नहीं लिखते। जब भी किसी के साथ कुछ नहीं डला होता है ना, इसका मतलब उसके साथ 1 है। तो 1 को हम नहीं लिखते, 1 हम मेंशन नहीं करते। अगर एक कार्बन है तो हम इसके साथ यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, हम बस C लिख देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि कार्बन जो है वो एक ही है। अब ये उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का उन्होंने स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला बना दिया। अब इससे हम इसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? तो देखो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन काउंट कर लिए, कितने हाइड्रोजन है? 1, 2, तो साइड पे हमने लिख लिया 2 हाइड्रोजन है। सही है? पहला स्टेप ये था ना कि स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला लिखना है, दूसरा स्टेप था कि हमने काउंट करने हैं सारे एटम्स को और फिर हमने उनके सिंबल्स को लिखते जाना है और साथ हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स को लिखना है और फिर हमने मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला में उनको सबस्क्रिप्ट में नीचे करके लिख देना है और 1 जिसके साथ होगा वो हमने नहीं लिखना। पहला स्टेप हो गया, हमने इसको लिख लिया, फिर अब हम काउंट करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं। अच्छा, सल्फर हमारे पास क्या है? 1 ही है और उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 हमारे पास ऑक्सीजन है। तो इसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? H2SO4। तो ये 2 हाइड्रोजन थे, तो ये जो 2 था ना वो हाइड्रोजन के सिंबल के साथ क्या आ जाएगा? सबस्क्रिप्ट के तौर पे। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे ये हाइड्रोजन लिखा है तो उसके नीचे करके हम जो लिखेंगे ना वो इसकी सबस्क्रिप्ट होती है और जो हम ऊपर लिखते हैं ना वो सुपरस्क्रिप्ट होती है, तो हमने ऊपर नहीं लिखना बल्कि नीचे लिखना है। सल्फर एक ही है, 1 हम नहीं लिखते, रिमूव कर देते हैं, 1 सबस्क्रिप्ट हमने नहीं लिखना और ऑक्सीजन क्या है? 4 है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया H2SO4। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी उन्होंने हमें एसिटिक एसिड दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिखना है। तो कार्बन देखिए इसके अंदर कितने हैं? 1 और 2 कार्बन है, सही है। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर 4 हाइड्रोजन है, 3 तो ये हो गए ना H3 और 1 ये हो गया, तो 4 हाइड्रोजन है और 1 O2 2 ऑक्सीजन है। तो अब इसका फ़ॉर्मूला हमारे पास कैसे बनेगा कि ये C कार्बन है, 2 हैं, तो हमने 2 नीचे लिख दिया सबस्क्रिप्ट में, हाइड्रोजन 4 हैं, तो H हमने नीचे लिख दिया सबस्क्रिप्ट में, H के साथ 4 हमने नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख दिया और ऑक्सीजन भी 2 हैं, तो ऑक्सीजन के साथ हमने 2 नीचे लिख दिया सबस्क्रिप्ट में। तो इस तरह से C2H4O2 हमारे पास एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, 3 ये उन्होंने हमें एक्सरसाइज में दिए थे, तो इनको भी हम लिख लेते हैं साथ ही। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, 1, 2, 3 हाइड्रोजन है, सही है, तो हमने H3 पहले तो हम यूँ लिखेंगे ना कि 3 हमारे पास हाइड्रोजन है, सही है, उसके बाद 1 ही हमारे पास क्या है? फास्फोरस है और उसके अलावा ऑक्सीजन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, तो 4 हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। तो इस तरह से जब हम इसका फ़ॉर्मूला लिखेंगे तो हम H हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे, 3 जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं वो नीचे सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। अच्छा, फास्फोरस 1 ही है तो वो हम 1 नहीं लिखते और ऑक्सीजन 4 है तो 4 नीचे आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में। इसी तरह से एन प्रोपाइल अल्कोहल का है, बहुत ईज़ी है, C3H8O, ये आपने खुद लिख के चेक करना है। देखिए ना 1, 2, 3 कार्बन थे हमारे पास, सही है, और ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऑक्सीजन है। 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 1 ये हो गए। तो ये सब मिला के टोटल 8 हमारे पास ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है और 1 हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फ़ॉर्मूला, यहाँ पे देखें, एक हमारे पास जो है वो ये कैल्शियम जो है ना ये 1 है, 2 पॉज़िटिव, तो इसका साइन है ना चार्ज है केटाइन की वजह से। आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे कैल्शियम 2 है, कैल्शियम 1 ही है। 2 तो तब होते हैं जब यहाँ पे 2 लिखा होता है या यहाँ पे 2 लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये 2 हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? 2 पॉज़िटिव इसका चार्ज है, इसका ये मतलब नहीं है कि कैल्शियम हमारे पास 2 हैं आइन्स, कैल्शियम 1 ही है। तो हमने यहाँ पे 1 ही लिखना है, सही है, और 1 सबस्क्रिप्ट तो हम वैसे ही नहीं लिखते, तो हमने यहाँ पे इसके साथ कुछ भी सबस्क्रिप्ट नहीं लिखनी। कार्बन 1 ही है, तो कार्बन भी हमने सिंपल ऐसे लिख देना। ऑक्सीजन कितने हैं? 1, 2, 3, तो ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएँगे 3।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 को हाफ डिस्कस कर लिया है और नेक्स्ट हाफ जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर किसी को कहीं से भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ-साथ मिलती रहें।